अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। 600 किलोवाट की मटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सीपेक मंसूबों पर काम की रफ्तार सुस्त होने का एतराफ़ कर लिया है। नाज़रीन, उनका कहना है कि कोरोना वबा की वजह से पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों को मुश्किलात का सामना करना पड़ गया, लेकिन उन दिनों जब कोविड के मरीजों में इजाफा हो रहा था, दोनों जानिब के हुक्काम ने दावा किया था कि न सिर्फ सीपेक मंसूबे आलमी वबा से महफूज रहेंगे, बल्कि ये भी कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 3 बरस के दौरान चीन और पाकिस्तान दोनों जानिब से हुक्काम सीपेक के सुस्त रवि का शिकार होने की बारहा तरदीद करते आए हैं। इन तरदीद के बावजूद बेशतर मंसूबों में तातुल अखबारात की शह सुर्खियां बनता रहा है। गुज़िश्ता माह पाक चीन ताल्लुकात स्टीयरिंग कमेटी ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत लगाए जाने वाले 5 प्रोजेक्ट्स के तजारती ऑपरेशन की तारीखों में तोसी के लिए यकसा पॉलिसी फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने की हिदायत दी। असद उमर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में यह बताया गया कि सीपेक के तहत मुतअद्दिद मंसूबे के जिनमें पावर सेक्टर भी शामिल है, इस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ताखीर का सामना कर रहे हैं। इजलास में बताया गया कि जिन मंसूबों में तोसी की ज़रूरत है उनकी मजमूई पैदावारी सलाहियत 3584 मेगावाट है। इस तफसीली ब्रीफिंग के बाद असद उमर हमारे प्रोग्राम में मदऊ हुए कि जब उनसे मंसूबों के ताहाल मुकम्मल ना होने का सवाल किया गया तो उनका जवाब मौजूदा सूरत हाल और वज़ीर आज़म के आज के बयान में 180 डिग्री का तजाद है। मुलाहिज़ा कीजिए। बसद एहतराम, मैं आपसे इस तज्ज़िये से इत्तफाक नहीं करता। आप स्लो डाउन और उसकी बात करें तो मुझे ये बताएं कि अगर चाइनीज़ खुश नहीं है और स्लो डाउन हो गया है तो वो सीपेक जिसके तहत पाकिस्तान में एक भी इंडस्ट्रियल यूनिट पे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं शुरू हुई थी, वहाँ पे 2 पूरे इंडस्ट्रियल जोन्स कैसे शुरू हो गए और तीसरा जो है सिंध हुकूमत जैसे ही फैसला करती है तो तीसरा शुरू हो जाएगा। उन्होंने नया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जॉइंट वर्किंग ग्रुप क्यों बना लिया? उन्होंने ज़राअत का जॉइंट वर्किंग ग्रुप पहली दफ़ा क्यों बना लिया? वो अगले GCC के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्किंग ग्रुप क्यों बनाने जा रहे हैं? जाहिर है उनको नज़र आ रहा है कि दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान जो है उसमें संजीदगी भी है, काबिलियत भी है। हकायक के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मसलन ग्वादर बंदरगाह और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर अमल दरामद ताहाल सुस्त रवि का शिकार है। टेलीविजन स्क्रीन पर चलने वाली हुकूमत की अपनी ही वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने जिन 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाने पर इत्तफाक किया, एक को भी अब तक ऑपरेशनल नहीं किया जा सका। 9 में से 7 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर काम फ़कत फीजिबिलिटी की हद तक हो सका है। सीपेक मंसूबों की रफ्तार में कमी की 2 अहम तरीन वजूहात सामने आई। नंबर 1, पाकिस्तान ने IMF से मुआहिदा किया। बैनुल-अक़वामी डोनर्स की जानिब से पाकिस्तान पर चीनी कर्जों की तफसीलात जाहिर करने के लिए दबाव था। हुकूमत वक्त ने बढ़ते हुए इस दबाव में मुस्लिम लीग नून पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया और मुकम्मल ऑडिट का वादा किया। पहले तई 8 फरवरी 2019 को, फिर 3 अप्रैल 2019 को, फिर 13 जून 2019 को वफाकी वजीर मुराद सईद ने एलेज किया कि मुल्तान सखर मोटरवे के ऊपर ह्यूज किकबैक्स ली गई हैं। 70 अरब का नंबर सामने रखा गया। बाद नाम लेके उन्होंने कहा नवाज शरीफ, जावेद सादिक और एहसन इकबाल ने यह पैसा खाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खजाने को 50 अरब से जायद का नुकसान हुआ है। उसके बाद और एक और वजीर ने कहा कि ऑरेंज लाइन पे भी किकबैक्स वो ली गई हैं, लेकिन आज तक ताहाल ऑडिट नहीं हुआ। मजे की बात यह है नाजरीन कि पहली बार इन अ वेरी रेयर मूव, बिकॉज द चाइनीज ऑर्डिनरली डू नॉट डू दिस, इन अ वेरी रेयर मूव चीन की तरफ से रिबटल आया। ग्लोबल टाइम्स के अंदर इस रिबटल के अंदर इन एलिगेशंस और इल्जामात को अनफाउंडेड करार दिया गया। नाजरीन, इससे चीन में खतरे की घंटियां बढ़ गई। चीफ अवामी स्टाफ को खदशात दूर करने के लिए चीन का दौरा करना पड़ गया। और इसी के साथ साथ आज एक और अहम तरीन इल्जाम वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से लगाया गया है, एज इफ इट वाज़न्ट इनफ कि चाइना पहले ही इन इल्जामात की वजह से नर्वस था, अपसेट था। इनका ऑफ द रिकॉर्ड भी निजी महफिलों के अंदर भी बताया गया था, कन्वे किया गया था कि मशकूक ना बनाया जाए, इन मंसूबों को सवालिया निशान ना लगाया जाए। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि आज कम लागत में सड़कें तामीर हो रही हैं। इसका मतलब है कि माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन की गई है और FIA से इस मामले की तहकीकात का कहूँगा। नाज़रीन, आपको एक और बात बताते चलें कि असद उमर जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं, उनका रिकॉर्ड 23 नवंबर 2019 को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द रिकॉर्ड है, जिधर वो कहते हैं कि सीपेक का पहला फेज, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे की गई और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे। सनती तरक्की
करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद आ गई है, ये कहा असद उमर साहब ने। लेकिन उसी बुनियाद के ऊपर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान सवालिया निशान लगा रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सीपेक के मंसूबों पर होने वाली करप्शन पर आज यही सवाल नून लीग भी उठा रही है। एहसन इकबाल साहब का ये कहना था कि सीपेक के तहत चाइनीज़ कंपनीज ने बराह रास्त चीन की फाइनेंसिंग से तामीर किए हैं प्रोजेक्ट्स, और दूसरे मंसूबे जो हैं वो तो हमारी पाक फौज के इदारे FWO और NLC ने बनाए हैं। वज़ीर आज़म ये बता दीजिए कि करप्शन से सीपेक के मंसूबों में हुई है करप्शन, या फिर बिडिंग करके FWO और NLC ने यह पैसा कमाया है। नाजरीन, दूसरा पेचीदा तरीन मामला सीपेक अथॉरिटी के क़याम में पार्लियामान के किरदार को नजरअंदाज किए जाने का था। अथॉरिटी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए वजूद में आई। इस ऑर्डिनेंस ने सीपेक मंसूबों का इख्तियार निहायत मौसर तौर पर सिविल हुकूमत से फौज को सौंप दिया। साबिक चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी जनरल आसिम सलीम बाजवा की तैनाती के 10 माह बाद ही उनके असासों में इजाफे के इल्जामात सामने आए, जिसके फ़कत 2 माह बाद ही हुकूमत ने सीपेक अथॉरिटी के नए मुजवज़्ज़ा कानून की तजवीज़ पेश की, जिसके तहत चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी को इस्तिस्ना फराहम किया जा सकता था। इस सारे मामले ने एक बार फिर सीपेक जैसे अहम तरीन राहदारी मंसूबे को मुतनाज़ बना दिया। अब से कुछ देर कबल अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च लैब की रिपोर्ट में बीजिंग के आलमी तरक्याती प्रोग्राम पर रोशनी डालते हुए कहा गया है कि सीपेक के तहत ज़्यादातर कर्जे कमर्शियल रेट पर हासिल किए गए हैं। पाकिस्तान ने चीन के तमाम तरक्याती फाइनेंस का तकरीबन आधा हिस्सा बरामद कुनिंदा के क्रेडिट की शक्ल में हासिल कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकूमत ने कुछ मामलात में खुद मुख्तार जमानतें जारी की हैं। इसका मतलब यह है कि अगर गैर सरकारी कर्ज दहिंदगान अपनी माली जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मुनासिब आमदनी पैदा करने में नाकाम रहे तो पाकिस्तान का कौमी खजाना कर्जों की अदायगी करेगा। राहदरी मंसूबा, जिसे पाकिस्तान मुआशी शहरक के तौर पर देखता आ रहा है, कभी इल्ज़ामात की नज़र हो जाता है, कभी सियासी और गैर सियासी इदारों की इख्तियारात की खींचातानी में उलझ जाता है, तो कभी खित्ते की सूरत हाल असरअंदाज हो जाती है। लेकिन लगता है कि ये हुकूमत बारहा सबूत नहीं सामने रखती, ऑडिट करती नहीं है, लेकिन एलिगेशंस के हवाले से इस मंसूबे को मुतनाज़े बनाने की पॉलिसी जो है उस पर अभी भी तेज़ी से गामजन है। नाज़रीन, बात करते हैं एहसन इकबाल साहब से। सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के और सीपेक को पिछले दौरे हुकूमत में क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मंसूर साहब, मुआवने खसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए सीपेक। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खालिद मंसूर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी अगर आप इजाज़त दें तो। सर, ये आपका बयान है 13 सितंबर 2021, यानी कि इसी महीने का ऑफिशियली, जिधर आपने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि सीपेक में कोई किकबैक्स कभी मुझसे नहीं मांगी गई। $5 अरब प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा रहा हूं, और एक पूरा प्रोसेस आपने बयान किया जिसके अंदर आपने कहा कि प्रोसेस अप्रूवल PPI भी LOI देता है, फिर नेपरा टैरिफ्स लेते हैं, अप्रूव होता है ये सारा, तो फाइनेंसिंग शुरू होती है, फिर प्रोजेक्ट्स लगते हैं, जब लग जाते हैं तो नेपरा फिर एक बार फिर इसको देखता है, मुतल्लिका एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि बड़ा ठोस निज़ाम है, प्रोसेसेस हैं, मुतल्लिका एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। आप अपनी गारंटी दे के कहते हैं करप्शन नहीं होती, तो आज हुकूमत वक्त और वज़ीर आज़म पाकिस्तान किस करप्शन का जिक्र एक बार फिर कर रहे हैं? मैं देखिए, यही चीज़ आपके प्रोग्राम पे मैं कर चुका हूँ। ये वो ज़माना था कि जिस वक्त नेगोशिएशन हो रही थी IPPs की विद द गवर्नमेंट, एंड आई थिंक यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन कैटेगोरिकली फ्रॉम मी, और मैंने यही कहा था कि अगर इस मामले में कोई शक है तो उसके लिए आप एक फॉरेंसिक ऑडिट भी करवा सकते हैं। तो ये तो मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको बात कही थी कि जो मंसूबे जिसका मैं हिस्सा रहा, जिसके अंदर थर डेवलपमेंट का पूरा मंसूबा था, उसके बाद थर के अंदर भी जो माइन माउथ पावर प्लांट लगे, फिर हब के अंदर भी $2 बिलियन का प्रोजेक्ट था जो हब और चाइना पावर के दरमियान एक मंसूबा था, दिस इज जॉइंट वेंचर। तो वो तो मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात की थी जब सवाल पूछा गया था, तो वो जवाब मेरा आज भी वही है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर मेरा काफ़ी करीबी किरदार था, तो ना कभी कोई इस किस्म की बात हुई और ना मैं आई स्टिल मेंटेन दैट पोजीशन। मंसूर साहब, आप को तशवीश है, आप बराह रास्त चाइनीज़ हुकाम से अब राब्ते में हैं, आप मुआवने खसूसी हैं, सीपेक प्रोजेक्ट को आपने अगली सतह पे लेके जाना है। जब हुकूमत वक्त की तरफ से इस तरह के सवालिया निशान उठ जाएं, एंड यू नो द चाइनीज़ डोंट टेक दिस लाइटली, डज दैट नॉट मेक योर जॉब वेरी वेरी डिफिकल्ट सर? देखिए जी, अभी तो ये शुरुआत हुई है और बहुत इफ़ेक्टिव उनके साथ कोऑर्डिनेशन जारी है, और मैंने ये जब जिम्मेदारी संभाली है तो उस वक्त जो सबसे बड़ी एक चीज़ ये थी कि वो JCC नहीं हो रही, और मेरे राब्ते हुए इसके साथ
चाइनीज़ जो चाइनीज़ एम्बेसी है उनके साथ बहुत डिटेल डिस्कशन हुई, तो उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ज़्यादातर सिक्योरिटी के बेस के ऊपर थे, क्योंकि उस वक्त 2 इश्यूज़ हो चुके थे जैसे आपको मालूम है। तो उसके बाद मैंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग ली, मैं वहाँ खुद गवादर गया, वहाँ पर आर्मी से डिटेल ब्रीफिंग ली, फिर पाकिस्तान नेवी से जो एप्रीहेंशंस फकत सिक्योरिटी के हवाले से हैं। अभी प्रोजेक्ट को मशकूक बनाना, पाकिस्तान के अंदर से सवालात उठना, अभी तक बहरहाल ये भी तो अभी लेटेस्ट बयान आया वजीर आजम का, ये अभी तक उन्होंने रिजर्वेशंस नहीं आपके साथ वॉइस की? एब्सोल्युटली नॉट ओनली दैट जी, कि मैं अब तक मेरा ख्याल है कोई 35-40 कंपनी में मिल चुका हूँ, मेरे दफ्तर में रोज 4-5 कंपनीज आती हैं, तो कोई भी कंपनी जो मंसूबा करती है, मैं खुद 40 साल तक मुख्तलिफ मंसूबों का हिस्सा रहा हूँ, प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो लोकल हों या मैं कई जॉइंट वेंचर भी मैंने किए हैं अपने प्रोफेशनल कैरियर में, तो वो इश्यूज, ऑपरेशनल इश्यूज आते हैं जिनको हम हौसला भी देते हैं। और अब तो इंशाल्लाह ताला मैं मसरूफ हूँ कि एक CPEC अथॉरिटी के अंदर 1 विंडो ऑपरेशन हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, तो ये जो उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको इंशाल्लाह हल करेंगे। एब्सोल्युटली। खालिद साहब, स्टे विद मी फॉर अ सेकंड। एहसन इकबाल साहब, आप जेल से होकर वापस आ गए हैं, इन्वेस्टिगेशंस कैरी ऑन हुई हैं, एंड वी वुड होप कि हुकूमत जो है वो इतने बड़े अहम तरीन मंसूबे के ऊपर एक बार फिर वही गलतियाँ दोहराएगी नहीं, मगर बहरहाल वज़ीर आज़म ने कहा FIA अब छानबीन करेगी, ऑडिट तो होगा सर। ज़रूर हो। देखें, ये तो हम 2 साल से सुन रहे हैं, और अभी ये मंसूर साहब हैं, ये उस वक्त थर को लीड कर रहे थे और ये इस बात की गवाही देंगे कि किस तरह हमने चाइनीज़ के साथ इनके प्रोजेक्ट को और बाद में हब को जो था उसमें मैं इनसे कई दफ़ा फ़ोन करके कहता था कि इसको स्पीड अप करें, जल्दी करें। लेकिन क्या मंसूर साहब आपको इल्म है, अगर आप तो कह सकते हैं कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी करप्शन की, क्या कभी इंडस्ट्री में आपने किसी से कोई ऐसी शिकायत सुनी कि किसी ने किसी कंपनी से पैसा मांगा CPEC के अंदर, या कोई CPEC की कंपनी जो है उसने आपसे जिक्र किया हो कि हमने पैसे दिए हुकूमत को? नहीं जी, मैं जहां तक मेरा ताल्लुक है उस तक मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये तो बड़ी खबर है हमारे लिए सर, मुआवने खसूसी के इल्म में ऐसी बात नहीं है, मगर हम एक ऐसे मौके पे हैं एहसन इकबाल साहब जब चाइना और अमेरिका का तनाव बढ़ रहा है, बल्कि लेटेस्ट जो बिल लाना चाह रहे हैं उसके अंदर बहरहाल अमेरिकी सेनेटर्स ने कहा है कि किसी तरह रशिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं और जो मंसूबे हैं इस खित्ते के ममालिक के साथ, उनसे डाइवर्ज करके उनको मुतबादिल फराम किया जाए। एंड ऑफ कोर्स CPEC तो उनको एक आंख नहीं भाता। एलिस वेल्स भी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं इसके ऊपर सवालात उठाते हुए। डू यू थिंक एट दिस पॉइंट हम जो कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑडिट, मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों के दौर में सब कुछ शफाफ हुआ है, मैं ये समझने से कासिर हूँ, इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑडिट। एक तरफ हमने अमेरिका के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ वो मुल्क चीन जो हमारा सबसे आजमूदा दोस्त है और उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसके ख़िलाफ़ हम इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आप देखिए कि ये मंसूर साहब ने बड़ी मेहनत की, JCC कराई, लेकिन JCC की रात को ही हुकूमत की तरफ से मीडिया के अंदर ऐसी ख़बरें नशर की गई कि ये एनर्जी के प्रोजेक्ट तो हमारे गले का तौक हैं। मैं समझता हूँ कि ये एनर्जी के प्रोजेक्ट जो हैं ये उस एनर्जी पॉलिसी के तहत लगे, और ये मंसूर साहब गवाही देंगे कि जो CPEC से पहले थी और कोई उसके तहत पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। ये चाइनीज़ की मेहरबानी है। देखिए, ये कोयला जो थर का था ये 70 साल से हमारे पास दफन पड़ा था, हमें फाइनेंसिंग नहीं मिल रही थी कि हम कोल माइनिंग वहाँ पे करें, वहाँ पे पावर के प्रोजेक्ट लगाएं, ये सब उसी वजह से लगे। तो CPEC की जो फाइनेंसिंग आई है ये हमारे गले का तौक नहीं, ये तो आबे हयात हमारे लिए साबित हुए। अब असल मसला ये है कि अगर हुकूमत कि जो डिमांड कम होगी है, चूंकि इकॉनमी क्रैश होगी, ग्रोथ रेट नीचे ले आए, इसमें चाइनीज़ का कसूर तो नहीं है। अगर 6% पे इकॉनमी ग्रो करती रहती तो ये तमाम मंसूबे थोड़े पड़ जाते। और दूसरी ये है कि अगर आपकी इकॉनमी श्रिंक होने से डिमांड कम हुई है तो आप फिर अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो डिमांड बढ़ाएं। डिमांड बढ़ाने के लिए आपको टैरिफ कम करना चाहिए, ना कि 3 गुना बढ़ा देना चाहिए। अभी हमारा मसला ये है, सिंस डे वन पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं ली इस हुकूमत ने CPEC की। महसूस ये होता है, आपका 9 सितंबर 2018 को रज़ाक दाऊद साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया और कहा चीनी कंपनी ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है हमसे, हमें मुआहदे और कॉन्ट्रैक्ट्स रिविजिट करने, और जब तक नहीं करते सारे प्रोजेक्ट्स को एक स्टैंड स्टिल पर रख देना चाहिए, टिल वी डू इट अगैन। एंड वो भी बहुत बुरी तरीके से लिया गया था। एक बार फिर हम यही देख रहे हैं, चाइना को फ़ायदा पहुँचाने की बातें हो रही हैं। गो के आज की एक रिपोर्ट का भी मैंने जिक्र किया है दैट ये कमर्शियल रेट्स पे हैं, और इसका आई थिंक मंसूर साहब ये रिपोर्ट मिसलीडिंग है, क्योंकि चाइना ने जितनी पाकिस्तान को लैंडिंग की है वो तकरीबन 2% के ऊपर की है।
اگر اس کے اندر انہوں نے وہ قرضہ شامل کر لیا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر نے آئی پی پی موڈ میں انرجی پروجیکٹس لگانے کے لیے کیا ہے تو وہ پاکستان کی ذمہ داری I will ask this خالد صاحب بٹ میں آپ سے کہنی پولیٹیکل اونرشپ ہے اور اگر یہی کنٹینیو رہا آپ نے آج ایف ڈبلیو اور این ایل سی کا ذکر کر دیا you know that's going to hurt them it's going to pinch them. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں 95% جو موٹر ویز بنی ہیں وہ یا سی پیک کے منصوبے ہیں جن کی چائنا نے براہ راست فنڈنگ کی ہے یا وہ پروجیکٹ ایف ڈبلیو یا این ایل سی نے ایگزیکیوٹ کیے ہیں. تو اگر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ مہنگے منصوبے بنے اور اس میں کرپشن ہوئی تو میں نے تو کہا ہے کہ جناب آپ کو اگر ملتان سکھر موٹر وے پہ اعتراض ہے تو کیا آپ نے چین کے صدر کو خط لکھا ہے کہ جناب آپ نے یہ فنڈنگ کی تھی اس کے اندر 70 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی ہے انویسٹیگیٹ کریں کیونکہ اس کے پیسے تو چین نے براہ راست اپنے کانٹریکٹر کو دیے ہیں. تو اسی طرح ایف ڈبلیو اور این ایل سی نے اگر اوور بیڈنگ کی ہے تو آپ اس کی انکوائری کریں کہ ایف ڈبلیو اور این ایل سی نے کیوں کرپشن کی ہے, حکومت کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے خالد منصور صاحب میں نے ابھی جو رپورٹ کوٹ کی ہے آئی ڈونٹ نو اگر آپ نے سنا کہ نہیں سر, اس رپورٹ کے مطابق چینی حکومت نے کچھ معاملات میں خود مختار ضمانتیں جاری کی ہیں مگر 3.25 سود کا ذکر ہوا ہے اس کے اندر کہ کمرشل ریٹس ہیں اور آف کورس دے گونا ہرٹ اس ا لاٹ. 23 نومبر 2019 کو بھی یہ بہرحال I'll tell you officially کیا گیا تھا but do you want to correct the record یہ کمرشل ریٹس پہ ہیں یہ پروجیکٹس do they hurt us اور ایلس ویلز نے بھی جیسے کہا جب ری پیمنٹ کا ٹائم آئے گا تب we will bleed out. لیکن یہ سارے کے سارے جو پروجیکٹ فائنینسنگ ہوتی ہے یہ میوچل نیگوسیشن کی بیسس کے اوپر ہوتی ہے. تو جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جو پاور پروجیکٹ تھے آئی پی پیز کے وہ ڈائریکٹ نیگوسیشن ہے ود دی لینڈرز اور لینڈر کنسورٹیم جو تھا وہ جن پروجیکٹ کا میں حصہ رہا ہوں وہ چائنا ڈیولپمنٹ بینک تھا. تو اس میں جو بھی ٹرم شیٹ تھی ہر آئی پی پی نے کی اس کے مطابق ہوا تھا وہ لائبور پلس 3% یا 3.25%. تو یہ ریٹس نارملی یہی ہوتے ہیں کہ جو کہ کمرشل ریٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہیں یہ ایسا G2G نہیں تھے. G2G کے اندر صرف سوورن گارنٹی تھی کہ جو پاور پرچیزر ہوگا اگر اس نے ٹائملی پیمنٹ نہیں کی تو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی لے گی. ادروائز یہ دنیا میں کہیں بھی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ اسی طریقے کے ساتھ لینڈرز کے ساتھ میوچل نیگوسیشن کی بیسس پہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کہیں اور سے لیتے جی سر آپ مجھے میرا وقت ختم ہو چکا ہے مختصراً فرما دیجئے ابھی جو جے سی سی ہوئی ہے آپ نے کیا ٹارگٹس رکھے ہیں بیکاز آج تو سست روی کا اعتراف کر دیا وزیر اعظم نے ٹل دی نیکسٹ الیکشن اور بیونڈ آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں کتنی تیزی سے چلانا چاہ رہے ہیں کہ اسپیشل اکنامک زونز بھی آپریشنل نہیں ہیں. جی میں اب اس کے مطابق میں آپ کو کچھ پہلی چیز یہ ہے کہ کانٹیکٹ ذرا غلط ہو گیا. دیکھیے یہ جو 4000 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن لائن ہے دس از اسٹیٹ آف دی آرٹ. پہلی دفعہ پاکستان کے اندر اتنی لمبی لائن لگی ہے. اس وقت جو ہمارے ایوریج جو ٹرانسمیشن لاسز ہیں وہ تقریباً 17 سے 18% ہے اور یہ جو اتنی لمبی لائن ہے فرام ساؤتھ ٹو نارتھ اور خاص طور پہ جس کا ذکر احسن اقبال صاحب کر رہے ہیں جو تھر کے پروجیکٹ تھے ان کی ایویکویشن بھی یہ مٹیاری لاہور لائن سے ہو رہی ہے. 660 میگا واٹ آلریڈی اپ اینڈ رننگ ہے. 330 میگا واٹ کے جو ہب کا سی او ہوتے ہوئے میں نے ڈیولپ کیے وہ ایگزیکیوشن میں وہ بھی اسی سے اس کی ٹرانسمیشن ہوگی. وہاں اس کا لاس جو ہے وہ 4% ہے. تو اٹس اے ہیوج کنٹریبیوشن. اب میں جو اس تقریب میں موجود تھا وہ کانٹیکس یہ تھا کہ ڈسپائٹ آف کرونا جس کی وجہ سے جتنے جو پروجیکٹس تھے آئی پی پیز کے ٹرانسمیشن لائن وہ پریشر میں آئے تھے کیونکہ چائنا ورچولی بند ہو گیا تھا مہر. اور جن پروجیکٹ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ اوور یہ تقریباً 1.5-2 بلین کے پروجیکٹ تھے. اس کے اندر مائننگ پروجیکٹ ہے جو کہ ڈبل ہو رہا ہے 330 میگا واٹ کے تھے. ان کی رفتار سست رفی کا شکار ہو گئی کیونکہ جتنی مینوفیکچرنگ شاپ تھی جو اکوپمنٹ بن رہا تھا وہ شاپس بند ہو گئیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ ڈسپائٹ آف چائنا کلوز آؤٹ یہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس نے اپنے وقت کے مطابق اس کو کمپلیٹ کیا جو ایک بہت بڑی ایک اکمپلشمنٹ. لیکن خالد منصور صاحب میری آپ کو ریکویسٹ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو واضح کر دیجئے گا. انہوں نے کہا کہ 2013 سے یہ منصوبہ کولڈ سٹوریج میں پڑا تھا. اس کی جو ٹی ایس اے نیگوسیشن ہے وہ 2016 میں شروع ہوئی اور اس کا جو پی پی آئی بی نے معاہدہ ہے وہ مئی 2018 میں سائن کیا تھا. بالکل. سو اٹ از اے اپ ہل بیٹل بیکاز آپ جانتے ہیں کہ مجھے ذرا اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں. میں دیکھیے اب بات ساری یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو سی پیک پروجیکٹ ہے یہ فیز 2 میں داخل ہو رہا ہے. فیز 1 کا اسکوپ دیکھیں وہ لمیٹڈ تھا یا پاور پروجیکٹ لگے
یا روڈ انفراسٹرکچر لگا یا یہ جو گوادر کی جو ڈیولپمنٹ تھی. اب فیز 2 کا جو سکوپ ہے آرڈر آف میگنیچیوڈ ڈفرنٹ ہے, اور دیٹس دا ریزن مائی سروسز ور ساٹ کہ یہ سارے کے سارے جو ورائٹی آف سیکٹرز ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, چاہے وہ انڈسٹریل کوآپریشن ہو, چاہے وہ فارماسیوٹیکل ہو, یا وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو جس کا اب جوائنٹ ورکنگ گروپ پہلی دفعہ بنا ہے, تو اس کو بہت ایک فوکس طریقے کے ساتھ ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. اور اس وقت میں 3 یا 4 جو اسپیشل اکنامک زون کا خود دورہ کر کے آئے ہوں, سنی سنائی بات نہیں ہے, اور وہاں پر جو اس میں جو آپریشنز کا جو ذکر ہے, جہاں تک گوادر کا تعلق ہے, جو پہلا اسپیشل اکنامک زون یا فری زون تھا اس میں صرف 60 ایکڑ تھا. ابھی جو 2 مہینے پہلے جو انوگریشن ہوئی ہے جو ساؤتھ والا ہے وہ 37 ٹائمز بڑا ہے, اور پہلا جو 60 ایکڑ کا ہے اس میں 40 کمپنیاں جو ہیں آلریڈی رجسٹر ہو چکی ہیں. 6 کمپنیوں نے اپنا کام وہاں پر شروع کیا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. فیصل آباد کے اندر بھی جو اسپیشل اکنامک زون ہے اس کے اندر بھی کام شروع ہو چکا ہے, اور اگلے ہفتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو فیز 2 ہے اس کے اندر اگر ہم ایز اے نیشنل امپورٹنس کے پروجیکٹس کو ایک سیاسی اس کا شکار نہ بنائیں تو انشاءاللہ یہ جو ہے and you know میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی, یہی تجویز آپ اپنے وزیر اعظم صاحب کو دیں. just give me 30 seconds. یہ ایک ملک کے اندر جو ہے نا یہ انڈسٹریل ریولوشن لا سکتا ہے, اور اس سے اسپیشل اکنامک زون کے اندر آپ ان کو پاپولیٹ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میری کنوکشن یہ ہے کہ یہ منصوبے ضرور کامیاب ہوں گے, کیونکہ جتنے بھی ایون جو یہ ہمارے جو اس کے اوپر تنقید بھی آتی ہے, تو آئی ایم شیور بینگ اے پروفیشنل اور نیشنل امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کی پوری سپورٹ انشاءاللہ شامل ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خالد منصور صاحب موجود تھے. شاید یہ تجویز بہرحال ان کو وزیر اعظم کو دینی پڑے گی, کیونکہ ہز جاب از گوئنگ ٹو گیٹ ریئلی ٹف. اگر آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی یہ محسوس ہو, چائنا کو بھی محسوس ہو کہ جو کام کیا جائے گا, یا آڈٹ کرائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی. سر آپ کو خدا حافظ کرنے سے پہلے ایک آخری سوال ہے, کیونکہ چیئرمین نیب کی توسیع کے لیے صدارتی آرڈیننس کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے, اس پہ فیصلہ ہو گیا ہے. بابر رحمان صاحب کہہ رہے ہیں قانون میں یہ توسیع کے اوپر مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہے, اینڈ یو نو اپوزیشن تحریری طور پر جو ہے یہ کام کر لے گی, عددی اکثریت بھی موجود ہے ان کے پاس, یہ اصلاحات بھی لے آئیں گے. اگر یہ حکومت موجودہ چیئرمین کو کنٹینیو کراتی ہے تو جو نیب نیازی گٹھ جوڑ ہم کہتے ہیں اس کے اوپر مہر لگ جائے گی. آپ مجھے خبر دے کے جائے, لگ جائے مہر, آپ مجھے بتائیں آپ کریں گے کیا؟ جی ہم اس کو چیلنج کریں گے. کدھر؟ دس از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا لا. کدھر چیلنج کریں گے؟ کورٹ میں کریں گے انشاءاللہ, اور انصاف مل جائے گا. امید ہے ملے گا. دیکھیے آن میرٹ جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی چیئرمین کو یہ لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حکومت کی طرف دیکھے کہ مجھے ایکسٹینشن ملے گی یا ٹینیور ایکسٹینڈ ہوگا, میں ان کو خوش کروں. یہ قانون اس لیے بنایا گیا تھا کہ چیئرمین بغیر کسی لالچ کے انصاف کے اوپر کام کرے. اگر آپ یہ کیرٹ دے کے چیئرمینز کو چلائیں گے پھر تو ہر چیئرمین حکومت کی دھنوں کے اوپر ناچ کرے گا. بہت بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے بات سنی, کہہ رہے ہیں عدالتوں میں چیلنج کریں گے اسے, وی ول ناٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. خوش آمدید کہیں گے چودھری غلام حسین صاحب کو. لٹل انسائیڈ نیوز, تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے, دھڑے بندی ایک بار پھر عروج پہ ہے. پرویز خٹک گروپ آفیشلی سامنے آ رہا ہے. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. حکومتی پارٹی کے اندر مخالف آوازیں زور پکڑ رہی ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر دفاع پرویز خٹک کی قیادت میں خیبر پختونخوا کے 22 ارکان کا نیا گروپ سامنے آیا ہے. اس نئے گروپ نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا, کہ جس پر وزیر اعظم عمران خان نے نئے گروپ کو اپنے چیمبر میں طلب کیا اور مطالبات کے حل کے لیے یقین دہانی کرائی. وزیر اعظم نے گروپ کے مطالبات پر اسد عمر, حماد اظہر, عمر ایوب اور عامر ڈوگر کو فوری طلب کیا اور مطالبات کے فوری حل کی ہدایات جاری کی. ناظرین وزیر اعظم کی اس یقین دہانی کے بعد وزیر دفاع پرویز خٹک گروپ پارلیمانی اجلاس میں شریک تو ہوا, لیکن حکومتی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں 70 ارکان غائب رہے اور اجلاس میں موجود اراکین ترقیاتی فنڈز اور گیس اسکیمیں نہ ملنے کا شکوہ کرتے رہے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے اندر دھڑا بندی اور گروپس بن رہے ہیں. پرویز خٹک جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی تھے تب بھی وزیر اعظم نالا رہتے تھے, مگر لیک آف آپشن کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے تھے. پھر 2018 میں جب حکومت بنی
बनी, तब भी परवेज़ खटक साहब ने अपने मसल्स एक्सरसाइज किए, अपने पसंद का कैंडिडेट सामने लाने की कोशिश की एज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, और ये भी वार्निंग भेजी गई अनऑफिशियली कि अगर ऐसा ना किया तो मैं अपने 2-3 नंबर इधर से खींच लूंगा, हुकूमत बनाने में मुश्किल होगी। जहांगीर खान तरीब के नाम पे जो फॉरवर्ड ग्रुप है उस हवाले से तो हम सभी आगाह हैं। तरीन साहब ने इन धड़ेबंदियों के हवाले से हमसे क्या इंकशाफ किया था, मुलाहिजा कीजिए। आपके अंदर जो हम देख रहे हैं धड़े बन रहे हैं, फवाद चौधरी खतूत लिख रहे हैं वज़ीर आज़म को बुज़दार साहब के ख़िलाफ़, कारकर्दगी के ख़िलाफ़, टू द पॉइंट वेयर आप देखते हैं कि एक इन फाइटिंग एक वफाकी लेवल के ऊपर भी शुरू हुई, आपस में लड़े जा रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, वो झूठा है, उसने मेरे साथ ये किया, हुई थी गुफ्तो शनीद। आई मीन इट इज़ अ सर्कस। देखें, ये बहुत दुख की बात है कि हमारी पार्टी के अंदर डिवीज़न है, ये फैक्ट है। अगर मैं आपके सामने बैठ के कह दूँ नहीं है फैक्ट, तो आप भी नहीं मानेगी, अवाम भी नहीं मानेगी। There are divisions which shouldn't be. We are not one unified team. और यूनिफाइड टीम अगर ना हो तो कोई भी मुल्क चलाना, कंपनी चलाना, कोई चीज़ चलाना जो है मुश्किल हो जाता है। बात करते हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी करीबी नज़र रखते हैं इन डेवलपमेंट्स के ऊपर। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, अ प्लेजर हैविंग यू ओवर हियर सर। फरमाइएगा कि ये परवेज़ खटक साहब नाला है, दुखी हैं? परवेज़ खटक साहब जो है वो, उनका क्लेम ये है कि तहरीक इंसाफ केपी सूबा जो है वहाँ कभी कोई दूसरी दफ़ा नहीं इक़्तिदार में आया। मैं वज़ीर आला था, मैंने जो कारकर्दगी दिखाई उसके नतीजे में 2018 के इलेक्शन में पीटीआई वहाँ दोबारा बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से वापस आई, ना सिर्फ केपी में बल्कि मरकज़ में भी उसी की वजह से गवर्नमेंट बनाई। तो मेरा एक यानी पॉलिटिकल राइट था, मेरी जो कैपेसिटी थी, कॉम्पिटेंस थी, जिससे रिजल्ट दिए थे कि मुझे कंटिन्यू कराया जाता। तो वो तो शिकवा चल रहा है। उसके बाद इन्होंने मतलब एक दूसरे साहब को बना दिया। अभी ये जो इनकी मीटिंग्स होती हैं, कभी असद कैसर स्पीकर जो है वो खाना करता है, कभी कोई करता है, तो वहाँ जो एक सच जो खाना था, तो परवेज़ खटक ने कहा कि हमारी जो है ना रवायात और रवाज नहीं है कि जिनके साथ खड़े हों उनको ज़रा कमज़ोर देखें तो उनको छुरा घोम दें। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे वज़ीर आज़म खुद फारिग कर दें। आई विल नॉट। ये परवेज़ खटक साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ मुझे खुद फारिग कर दिया जाए। तो उससे आप देख सकते हैं लेवल ऑफ डिसकंटेंट विद इन परवेज़ खटक एंड हिज पीपल एंड अदर पीपल। बिल्कुल। तो ये क्यों है? ओइंग टू व्हाट? क्यों इतने डिसकंटेंट? वजह ये है कि अगरचे मैक्रो लेवल पर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों, इंटरनेशनल सिचुएशन हो, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट हो, इमरान खान गवर्नमेंट हैज़ डन वंडर्स, लेकिन जो ही आप पैरों की तरफ देखते हैं मोर की तरह तो रोना शुरू कर देते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ मुल्क में किसी का कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर। अच्छा, ताहिर बशीर चीमा साहब ने पार्लिमानी मीटिंग के अंदर ये खबर भी आई कि उन्होंने कहा कि हालात इसी तरह रहे तो ये जो सब लोग जो इधर बैठे हुए हैं इन सब की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। ये वाकई एक ये एहसास है, ये एक पैनिक है? यही तो मैंने कहा ना कि एक और बड़ा ग्रुप जो बड़े घर में इकट्ठा हुआ, हाँ। उन्होंने कहा कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ पीटीआई जीते, कोई शहर ऐसा नहीं है अभी। हाँ। इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। ये बहुत हकीकी फियर है, ये खौफ खदशा कल आने वाले इलेक्शन के बारे में, खा लोकल गवर्नमेंट हो, अभी जैसे ये कैंटोनमेंट बोर्ड के हुए हैं, क्योंकि आपके मुल्क में हवा और फ़ज़ा फ़ैसला कर देती है। हवा और फ़ज़ा जो है, माफ़ करना, अगरचे हमारी ख्वाहिश है कि एक ईमानदार लीडर कामयाब हो और एक ईमानदार गवर्नमेंट चले, अगर वो ईमानदार गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाए, विच इज़ ए बिग क्वेश्चन मार्क, तो ये नहीं, अगर ये ना होया तो पंजाबी जरा के आग मारा जाएगा। अच्छा। तो फिर आगे कोई शरीफ और ख़ानदानी या कोई जानदार लीडरशिप नहीं आएगा, फिर वो लफांग वापस। अच्छा चौधरी साहब, एक तो ज़मीनी हकायक है, महंगाई से लोग पिट रहे हैं, बुरा हाल हो गया, अभी पेट्रोल की प्राइसेस भी फिर इम्कानात है बढ़ने के, डॉलर हम देख रहे हैं, ये सारा हकीकतें हैं। दूसरी तरफ एक लैक ऑफ कंट्रोल या डिसिप्लिन कह लीजिए, इमरान खान एक्सरसाइज करने से हमेशा कासिर रहे हैं। मुझे याद है वेरी क्लियरली जब वज़ीर आला परवेज़ खटक थे खैबर पख्तूनख्वा के,
तब भी क्योंकि उन्होंने इतनी नाजुक सूरत हाल इत्तेहादियों को पकड़ के रखा हुआ था, तो इमरान खान साहब यूज्ड टू फील ब्लैकमेल्ड कि मैं कुछ कहता भी हूँ, वो नहीं भी करता, अपनी मनमानी करता है, मगर मैं क्या करूँ, मैं चेंज करूँ, बिखर जाएंगे हम, उधर नहीं कर सकते। आज भी आप देख रहे हैं कि बड़ी एक थिन रेजर शार्प मेजॉरिटी के साथ हुकूमत अभी कायम है। इमरान खान साहब इस पोजीशन में हैं कि जहांगीर खान तरीन के बाद मजीद अंदर से लोगों को हटते हुए देख सकें? नहीं, कोई हट नहीं रहा अभी। नंबर एक तो गवर्नमेंट जो है ना अपनी ये टर्म पूरी करेगी। अगले इलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क है कि ये साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नंबर एक, ये साथ रहेंगे कि नहीं, ये रहे या ना रहे। अगर मैं सिर्फ सपोर्ट आपके पास ना हो तो यू आर डन विद। ट्रू। आपको तो प्रो पुअर प्रो पीपल अगर कोई आपके पास प्रोग्राम है तो वो मुझे बता दें। ओके। और गुलाम साहब, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र नून लीग के साथ भी रहती है, मरियम साहब ने जो आज कहा कि नून लीग में आज भी लोग हैं जो हमसे डरते हैं और हम उनसे डरते हैं, किसकी तरफ इशारा था? वो इसलिए कि उनका जो बहुत सारा जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करते रहे ना, वो और उनके वालिद साहब, वो पिट गया। इट हैज़ नॉट टेकन देम एनीवेयर। वो उनका नीचे की तरफ सफ़र नहीं रुका। अब सारी पार्टी कहती है कि हमने इलेक्शन में जाना है। अगर हम एक और इलेक्शन हार गए, जैसे कि सारी जगह से राउट हो गया, केपी में हो गया, पंजाब में डिवाइड हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में राउट हो गया, एजेके में उड़ गए, सिंध में कुछ नहीं है, बलूचिस्तान में कुछ नहीं है, और अगर इलेक्शन अगर हम लूज कर गए तो देयर इज नो नून लीग। मगर अगला प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पीएमएलएन से शहबाज शरीफ को देख रहे हैं? वो भी मुश्किल है। देख रहे हैं जिस लेवल की करप्शन के चार्जेस आ रहे हैं ना, आप so then the only option is Imran Khan and a hung parliament. No, so far you cannot rule out his continuing in office, but not in the manner and fashion that he is running his show today. बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चौधरी गुलाम हुसैन साहब। आपने बात सुनी, परवेज खटक साहब नाला हैं, दुखी हैं, निजी महफिलों में कहते पाए गए हैं कि बेहतर है कि इमरान खान साहब मुझे खुद ही फारिग कर दें। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एक और अहम तरीन खबर पर नजर रखें। अफगानिस्तान पर 20 साल तक फौज कशी करने वाले मुल्क अमेरिका की जानिब से पहली बार एतराफ़ कर लिया गया है कि अफगानिस्तान से फौजियों का निकाला जाना हमारी स्ट्रेटेजिक नाकामी और शिकस्त थी। और ये शिकस्त पिछले 20 दिनों या फिर 20 माह में नहीं हुई, बल्कि इसकी वजूहात तवील हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मार्क मिली ने सेनेट कमेटी बराए मुसल्लह अफवाज के रूबरू पहली बार अपनी शिकस्त का इकरार करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जंग उन शराइत पर नहीं खत्म हुई कि जो हम चाहते थे। जनरल मिली ने अमरीकी शिकस्त की वजूहात गिनवाते हुए बताया कि तोरा बोरा में अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन को पकड़ने में नाकामी, सन 2003 में इराक पर हमले कि जिसकी फौजी तवज्जो अफगानिस्तान से हट गई, जिसकी वजह से और अफगानिस्तान से कुछ साल कबल मुशीरों को वापस बुलाने और तालिबान के महफूज ठिकाने के तौर पर पाकिस्तान से मौसर अंदाज में पेश ना आना, ये सब शिकस्त की वजूहात है। नाजरीन, अमरीकी फौजी सरबराह की जानिब से शिकस्त का ये इकरार ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब अफगानिस्तान के माली हालात खतरनाक हद तक पहुंच चुके हैं। आलमी इमदादी इदारे रेड क्रॉस ने पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ते हुए मुतनब्बे किया है कि अगर अफगानिस्तान की इमदाद फौरी तौर पर बहाल ना की गई तो हेल्थ सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा और बड़े पैमाने पर लोग भूख और अफलास का शिकार हो जाएंगे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक दिहाइयों पर मुहीत जंग के नतीजे में कहत साली का खतरा है और लोगों के साथ साथ रियासत के पास खुराक तक खरीदने के पैसे खत्म हो रहे हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन मौजूद हैं। सुहेल शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा सुहेल शाहीन साहब, आप सूरत हाल देख रहे हैं, लोग मुतनब्बे किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि हालात बड़े संगीन हैं। अफगानिस्तान की तमाम फॉरेन करेंसी मुंजमद है। अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी पाबंदियों का अंदियां दे रहा है अमरीका। क्या अमरीका की तरफ से इमदाद बहाली के लिए या इस हवाले से आपको लगता है कि मुतनब्बे हो जाना, क्या फीडबैक आ रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो वो मारिका था आज़ादी के लिए, वो तो 20 साल हम इसके लिए जंग आज़ादी लड़ी तो कुछ भी कामयाब हो गए। बेशक अभी चैलेंजेस है, इकोनॉमिक चैलेंजेस है और दूसरे चैलेंजेस है, ये बाज़ी ममालिक की तरफ से आइसोलेशन के चैलेंजेस है। इंशाअल्लाह हम इससे भी गालिब आ जाएंगे क्योंकि आवाम हमारे साथ है और जो भी एक महीना पहले था
वो हालत उससे बेहतर हो गए हैं। ये ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बेहतरी आ रही है, लेकिन उससे बेहतर हो रही है। और ये जो हमारे रिजर्व फंड है, ये तो आवाम के लिए है, ये हमारा हक है। अफगानिस्तान के आवाम उसको इस क्रिटिकल टाइम में चाहते हैं, क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, और ये वो इनहेरिटेंस है, लेगेसी है पिछले काबुल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो फौरन हम चाहते हैं कि ये रिजर्व हमारे जो सेंट्रल बैंक का है ये रिलीज हो जाए। मगर अमेरिका और दीगर दुनिया ने तो इमदाद मुंजमद कर दी है। आलमी इदारे भी अभी तक नहीं पैसे देने की बात कर रहे हैं, सिवाय चीन के किसी ने इमदाद की बात नहीं की। क्या चीन की तरफ से मदद फराहम कर दी गई है? चीन की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड फराहम करते हैं, दूसरा ममालिक भी है, यूएन ने भी कहा है, वो दूसरे ममालिक ने भी कहा है ह्यूमैनिटेरियन एड। लेकिन हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान, वो ठीक है ह्यूमैनिटेरियन एड ज़रूरी है, इमीडिएट रिलीफ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इस मसले का एक मुस्तकिल हल निकाला जाए, दायमी हल निकाला जाए। वो है कि हमारे फंड भी रिलीज करे, जो हमारे रिजर्व फंड है सेंट्रल बैंक का, और इधर हम इन्वेस्टमेंट वो भी चाहते हैं। और हम तर ये कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट वो रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि हमारे बिजनेसमैन चाहते हैं कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो ज़रूरत है अफगानिस्तान के अवाम के लिए, क्योंकि अभी सब कुछ रुका हुआ है। जी सुहेल शाहीन साहब, पाकिस्तान तो भारा कोशिश कर रहा है कि आलमी दुनिया तालिबान हुकूमत को तस्लीम करे, सफारती तौर पे अकेला ना इसे छोड़ा जाए, लेकिन आप देख रहे हैं अमरीकी सेनेट में जो बिल पेश हुआ है इस पर आप पर पाबंदी की बात की गई है, जबकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक के हवाले से भी सख्त सवालात पूछे गए हैं, ऑफ कोर्स पॉसिबल सैंक्शंस। इसके दूररस असरात तो मुरत्तब होंगे इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड पास्ड। देखो जी, अफगानिस्तान के अवाम ने 20 साल से जंग आज़ादी लड़ी, ये हुकूमत अफगानिस्तान के अवाम का है, और ये हमारा हक बनता है कि ये हुकूमत रिकग्नाइज भी हो जाए और उसके साथ कोऑपरेशन भी करे दूसरे ममालिक। जब हम चाहते हैं कि दूसरे ममालिक के कोऑपरेशन करे, हमने ऐलान किया एज अ पॉलिसी कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर कुछ कंसर्न है, हम रेडी है कि उसके साथ जो भी मुल्क हो उनके साथ बातचीत करे और मसाइल बातचीत के जरिए हल करे। लेकिन अगर फिर भी वो कोशिश करते हैं अफगानिस्तान के मार्जिनलाइजेशन का, आइसोलेशन का, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक बेइंसाफी है, नाइंसाफी है, और ये मसले का हल भी नहीं बल्कि मसाइल को और भी ना इंसाफी सिर्फ नहीं, लेकिन आप तो सुहेल शाहीन साहब, आप तो कतर में होने वाले अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे हैं, अब ये खिलाफ वर्जी नहीं गर्दान रहे इसको? जो है दोहाई एग्रीमेंट उसकी खिलाफ वर्जी है, तो आप उनसे पूछिए। हमारी तरफ से जो है, हम तो चाहते हैं कि जो भी अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में शिरकत करते हैं, हम वेलकम करते हैं, हमारे साथ कोऑपरेशन और मस्बत अंदाज में ताल्लुकात रखते हैं, हम उसके वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, और हम रेडी है ठीक है के साथ इंटरेक्शन करें। मगर अमेरिका चाहता है कि वेस्ट के पॉलिटिकल और राइट के जो ब्लूप्रिंट हैं अफगानिस्तान में वो फॉलो किए जाएं, और इसके बाद वो तालिबान की हुकूमत को कबूल करेंगे। हम दूसरे ममालिक के साथ मुस्बत रवाबित रखे, अलायक रखे, वो तो हम चाहते हैं कि सारे के साथ मुस्बत अंदाज में अलायक रखे, जो एहतराम, मुतकाबिल एहतराम पर मबनी हो और म्यूचुअल इंटरेस्ट पर मबनी हो, जो दोनों तरफ के मुफाद में हो, ऐसे रवाबित रखे। लेकिन जो दाखिली मामला थे वो तो आवाम का हक है, और हम नहीं चाहते कि कोई मुल्क हमारे दाखिली उमूर में मुदाखलत करे। वो हम भी नहीं चाहते कि दूसरे ममालिक के दाखिली उमूर में मुदाखलत करे। हम भी, आप भी नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि अपने मुल्क में ऐसा हो
या दूसरे ममालिक जो वो ये कहते हैं वो चाहते हैं कि वो दूसरे ममालिक उसके दाखिली उमूर में मुदाखलत करें। मसला ये सुहेल शाहीन साहब कि आप एक बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में, हसास सूरत हाल का सामने आपको, मसला ये है कि अभी भी ख़वातीन के बारे में आलमी दुनिया बल्कि अब तो कतर को भी खदशात हैं। आप ख़वातीन को कौमी धारे में लाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सरेआम फांसियाँ शुरू हो गई हैं अफगानिस्तान में, ख़वातीन को पढ़ने से रोका जा रहा है। तालिबान का कहना था कि हम तो तब्दील हो गए हैं। वो जो प्रोपागंडा है वो तो अलग चीज़ है, वो 20 साल से हमारे खिलाफ हो रही है। लेकिन हकीकत में ये है कि वो प्राइमरी तक, इंटरमीडिएट तक वो स्कूल जारी है। वो जो हाई स्कूल्स है, प्राइवेट हाई स्कूल्स है, वो भी जारी है, ऑपरेटिव है, उसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन वो जो गवर्नमेंट हाई स्कूल्स है उसके बारे में गौर विचार हो रही है ताकि वो भी मुस्तकबल में अनाउंस हो जाएगा। उसके बारे में कमेटी बैठी हुई है। तीसरा ये कि जो यूनिवर्सिटीज में वो स्टूडेंट्स है, फीमेल स्टूडेंट्स, वो जा रही है यूनिवर्सिटीज को। अलबत्ता उसका वो हिजाब का जो मामला है वो हिजाब को रियायत करेंगे और उसका जो सेपरेट फैसिलिटीज उनके लिए वो कई यूनिवर्सिटियों में उन्होंने अरेंज किया है और दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी वो अरेंज करेंगे। ये वाकई सूरत हाल है। ठीक है सुहेल शाहीन साहब, ये बताइएगा कि आपका नाम तजवीज़ हुआ बतौर अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदे के तौर पे। ऑफ कोर्स इट वाज शट डाउन। क्या स्टेटस है अभी? नहीं, ये सब तो उन्होंने नहीं कहा है जो आप कह रही है। उन्होंने तो ये कहा कि हमने जो लेटर्स है क्रेडेंशियल कमेटी को भिजवा दिया है, वो क्रेडेंशियल कमेटी इस बारे में डिसाइड करेगी। तो रियलिस्टिकली आपको तवक्को है कि आपको अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी मिल जाएगी? बिल्कुल, वो वसूल जो है अगर वसूल पर हो ज़रूर है हमें मिल जाए, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट पे सारे कंपोनेंट्स मौजूद है जो एक हुकूमत के लिए ज़रूरी है। जैसा बॉर्डर्स हमारे कंट्रोल में है, मेजर सिटीज हमारे कंट्रोल में है, लोगों के आवाम की सपोर्ट हमारे पास है। वो दूसरी तरफ अगर आप देखें उसके पास कुछ भी नहीं है। वो किस चीज़ का नुमाइंदगी करेगी जब उनके पास एज अ गवर्नमेंट कोई जरूरी नेसेसरी कंपोनेंट जो है उनके पास नहीं है। तो गनी डिस्पेंसेशन प्रिंसिपल तो ये है, ये वो ठीक है कि हमें रिकॉग्नाइज करे और हमारी हक में प्रिंसिपल। सर मगर द फैक्ट इज कि मुस्लिम मुल्क होने के नाते और फिर साथ ही अफगानिस्तान और OIC का भी मेंबर मुल्क है अफगानिस्तान, क्या ये बेहतर ना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत पर इसरार से पहले या उसकी बजाय आप OIC का इजलास बुलाते? जी भी वो तो हमारी लीडरशिप पर मुनहसर है। जब भी वो मुनासिब समझे, जरूरी समझे, वो तो उस टाइम वो अच्छा। सुहेल शाहीन साहब, BBC की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने भी आपको ऑफर किया कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तंजीम नौ और ट्रेनिंग में मशरूत मदद की जा सकती है। मेरे इल्म में ये शराइत तो बहरहाल नहीं है, अगर आप आगाह कर सकें कि आप पाकिस्तान की इस ऑफर को कबूल करेंगे? नहीं, ये तो आपने कहा, ये खबर बिल्कुल एम्बिगुअस है। हमारी पॉलिसी इस बारे में ये है कि हम तंजीम नौ करेंगे। वाकई एक आर्मी की ज़रूरत है हर मुल्क के लिए, और हम उसको चाहते हैं कि अपने इस्लामिक वैल्यूज़ और नेशनल वैल्यूज़ के तहत उसको ट्रेन करे, उसको ये सेपरेट दे दे जो वो हम खुद करेंगे। और हमारी लीडरशिप पर मुनहसर है कि अगर अवल तो ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ये सारे खुद करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हमारी लीडरशिप पर मुनहसर है कि इसके बारे में क्या इक़दाम करे और किसके साथ एग्रीमेंट करे, किस मुल्क। भारत के हवाले से भारतीय सफीर से भी मुलाकात हुई है तालिबान की दोहा में। भारत से ताल्लुकात में क्या पेशरफ्त है? क्या भारत अफगानिस्तान में जो तरक्याती काम है वो जारी रखेगा? क्या ऐसी कोई कमिटमेंट दी है? उसका तो एक प्रोजेक्ट है, नेशनल प्रोजेक्ट है, उन्होंने उसमें काम किया है। वो डैम कमल खान डैम और दूसरे प्रोजेक्ट जो आवाम के लिए है, तो वो उनको ऊपर मुनहसर है जो कंप्लीट नहीं हो चुके हैं।
कि वो कंप्लीट करते हैं या नहीं करते, उन पर मुनहसर है। अभी तक तो मैं नहीं सुना है। तो आलमी दुनिया अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही सुहेल शाहीन साहब, और अगर यही सूरत हाल रहती है तो मुआशी तौर पर आप कितना अरसा स्टेबल रह सकते हैं? हम मुकाबला करेंगे, जैसा हमने ऑक्यूपेशन के खिलाफ मुकाबला किया, इस चैलेंजेस के इकोनॉमिक चैलेंजेस का भी मुकाबला करेंगे, एक बात। दूसरी ये है कि जो मुल्क भी कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी या दूसरी ममालिक, ये अफगान आवाम के दुश्मनी के मुतरादिफ है, क्योंकि अफगान आवाम 70% से भी ज्यादा पॉवर्टी लाइन के अंदर जिंदगी गुजार रही है। वो इस हालत में वो स्टारवेशन टैक्टिक यूज करते हैं अपने सियासी मकासद की खातिर। मैं समझता हूँ ये एंटी ह्यूमन स्टेप है, एंटी ह्यूमन एक्शन है। और अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो आपके पास ऑप्शन क्या है? हम इंशाल्लाह फिर गौर करेंगे कि हम दाखिली तौर पर अपने आवाम के मदद से, हिमायत से अपने कैसे इसको मसाइल को टैकल करें। इंशाल्लाह इस पर हम गौर करेंगे। हम तो ऐसा नहीं बैठेंगे। अगर वो दूसरे ममालिक अफगान अवाम के साथ उसके खातिर इक़दामात करें ताकि वो उसके ये मुश्किलात, इकोनॉमिक मुश्किलात है, वो हल हो जाए बेहतर। अगर वो ना करे हम तो खुद भी गौर करेंगे, इक़दामात करेंगे, जो भी हमारे बस में है उसके वो स्पेयर नहीं करते उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान पॉलिटिकल ऑफिस दोहा के अंदर तालिबान के। कह रहे थे अवाम हमारे साथ हैं, सामना कर लेंगे हर किस्म की धमकी का और मुस्तकिल दायमी हल चाहते हैं मसले का, फंड्स भी रिलीज हों, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी हो। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आपको बताएं कि डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। इंटर बैंक में डॉलर 18 पैसे इजाफे के साथ 170 रुपये 66 पैसे तक जा पहुँचा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद 1 रुपये का इजाफा देखने में आया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतें खरीद 172 रुपये 2 पैसे और कीमतें फरोख्त 173 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंची। डॉलर की इस उड़ान में पाकिस्तानी करेंसी तेजी से ज़वाल पजीर हो रही है और इसकी वजह से मुल्क में महंगाई का लाउबाल एक प्रेशर जो है वो मुतवक्के है। डॉलर के ताक़ुब में पेट्रोलियम मसनूआत में भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर होती चली जा रही हैं। हुकूमत ने 15 दिन कबल ओगरा की 1 रुपये इजाफे की समरी को मुस्तरद करते हुए पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफा किया और आज एक बार फिर 5 रुपये 25 पैसे मजीद इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई है। अगर ओगरा की समरी मंजूर कर ली गई तो मुल्क में 1 लीटर पेट्रोल के नर्ख 128 रुपये से तजावुज़ कर जाएंगे। नाज़रीन ज़राए दावा कर रहे हैं कि हुकूमत महसूलात की वसूल को बेहतर बनाने के लिए पेट्रोलियम लेवी में भी बतदरीज इजाफा करना चाह रही है। हुकूमत ने रवा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी का 610 अरब रुपए हदफ मुकर्रर किया था, मगर हुकूमत पहले 2.5 माह में ही सिर्फ 25 अरब रुपए इकट्ठे कर पाई। गुज़िश्ता बरस मार्च में भी हुकूमत ने रेवेन्यू के खसारे को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी में 106% इजाफा किया। माली साल 2020-21 की बजट दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी से हासिल रेवेन्यू को 260 अरब से बढ़ाकर 450 अरब किया। गुज़िश्ता बरस पेट्रोलियम लेवी में इस इजाफे से हुकूमत को 190 अरब रुपए इजाफी वसूल हुए। पेट्रोलियम लेवी वो हथियार है नाजरीन के जिसके जरिए वफाक अपना बजट खसारा पूरा करती है। लेकिन इसी तरह रमा बरस जुलाई में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 10.77% कर दी और डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 17% और मिट्टी के तेल पर 6.7% कर दी गई। हुकूमत ने इन 3 सालों में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 28 रुपये इजाफा कर दिया है। और ऑफ कोर्स थिंग्स सीम टू बी गेटिंग वेरी हार्ड। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये कहना था कि महंगाई कम होने जा रही है। I really hope that he's speaking the truth and I really hope कि ऐसा ही हो, क्योंकि पिछले 3 सालों से बारहा यही सुनते आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।